साथियों, आजादी के दिन पार्टीशन का बहुत बड़ा घाव भारत को झेलना पड़ा और उसमें भी सबसे ज्यादा कीमत अगर किसको चुकानी पड़ी तो बंगाल को चुकानी पड़ी। कैसे कहे ये मुल्क आजाद है। 14 लोगों की हत्या करने वाले, 3 साल की मासूम बेटी को सर पर मारकर उसकी हत्या करने वाले 11 बलात्कारियों को आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर माफी दी जाती है, रिहाई दी जाती। कैसे इस देश की बेटियां भरोसा करे कि ये मुल्क आजाद है जहां बलात्कार करने वाले दरिंदे खुलेआम सीना तान कर, चौड़ा सीना तान करके घूम रहे। जब वो जेल से रिहा होकर आते हैं तो किसी वीर पुरुष के तरह उनका सम्मान किया जाता और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता जो 4 लोग उसको रिहाई करने का पैनल में थे, वो बीजेपी का एमएलए कहता है कि ये 11 लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते, इसमें ब्राह्मण है और ब्राह्मण संस्कारी होते बलात्कार कर ही नहीं सकते। तो कैसे बिल्किस बानो इस देश की बेटी ये माने कि ये मुल्क आजाद हो गया? कैसे भरोसा करे जहां रात के 2 बजे अंधेरे में इसी देश की बेटी के माँ बाप को बंधक बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस रात के 1:30-2 बजे उस हमारी बेटी को पेट्रोल डालकर जला देती है। कैसे माने ये मुल्क आजाद है? कैसे भरोसा करे ये आजादी हमारी आजादी थी? किसको कहे हम आजाद? हमारे पास सरकार ने जो प्रोपेगेंडा किया है कि हम आजाद है 75 साल हो गए, ये तथाकथित आजादी केवल और केवल ब्राह्मणों को, बनियों को, ठाकुरों को मिली, सवर्णों को मिली। और साथियों, ये देश आज भी गुलाम है। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग आज भी गुलाम है। पिछले 75 सालों में इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने जो भी तरक्की की है, जो भी उनका विकास हुआ है, वो आजादी की वजह से नहीं, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ और उस संविधान के बदौलत इस देश के मूल निवासियों को जो अधिकार मिले, उस संविधान के बदौलत हमारे लोगों ने ये तरक्की की है। ये जो आज हमारे अंदर ये जो सारा मामला बना हुआ है, आगे बढ़ा है, वो केवल संविधान की वजह से। ये जो आजादी का प्रचार किया जा रहा है, हकीकत में किसको आजादी मिली है? आज भी इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गुलाम हैं। ब्राह्मण ये जानता है कि केवल इस देश में 15% उच्च वर्णीय ही लोग आजाद है और मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग गुलाम हैं। मगर गुलामों के अंदर ये विश्वास पैदा ना हो कि वो गुलाम है, इसलिए उनको आजादी का घुट्टी पिलाते रहो, आजादी का चस्का लगाते रहो, तो वो ये मान कर चलेंगी वो आजाद। हमारे किसी भी महापुरुष को ब्राह्मणों के द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलन में भरोसा नहीं था। जो हालात आज इस देश के है, जिस तरीके से इस देश में माहौल है, ये आज से 50 साल नहीं 100 साल पहले हमारे महापुरुषों ने इस बारे में कहा था। 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का अखबार चलाते थे, उसमें लिखा था कि गुलामी में जिनकी हम बातें सुनना पसंद नहीं करते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। बाबा साहब ने बहुत कम सोचा था, इसलिए लात शब्द का इस्तेमाल किया। आज इस देश की जनता जब अपने जायज अधिकारों को लेकर आंदोलन करती है, न्याय अधिकारों के लिए सड़क पर उतरती है, यही सरकार उनको गोलियों से भूनकर मार देती है। आदिवासी जब अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, तब ब्राह्मण उन आदिवासियों को जो अपना जल, जमीन, जंगल बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें नक्सलाइट कहकर मार देती है। इस देश के किसान जब अपने जमीनों को बचाने के लिए, अपनी खेती बाड़ी को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो उन किसानों को अलगाववादी कहा जाता है, उन किसानों को आंदोलनजीवी कहे जाए। इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी आज भी गुलाम है।
और आज भी उनके साथ गुलामों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार यहाँ की सरकारें कर रही। मगर सरकारें उन गुलामों के अंदर प्रचार कर रही है कि भाई आप आजाद हो। कैसे कहे हम आजाद? राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे को, अपने ही मास्टर को, उस मास्टर के पानी के घड़े को छूने की वजह से उसकी जान ली जाती है। कैसे माने ये मुल्क आजाद? केवल पानी के घड़े को छू लिया, इस वजह से उसकी जान जाती हो। कितना बड़ा अपराध। तो साथियों, हालात वही के वही है। उन हालातों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए तो ज्योतिराव फुले साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे हरिचंद गुरुचंद ठाकुर जी हो, पेरियार रामास्वामी नायकर हो, ये सारे लोग ब्राह्मणों के द्वारा जो आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को आजादी किसको कहा जाए ये भी पता नहीं है। आज अगर आप पढ़े लिखे आदमी को पूछोगे कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमें आजादी मिली, मतलब हमें क्या मिला, उनके पास एक ही रटा रटा जवाब होता है, हमें आजादी मिली का सबूत क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, केवल इसी एक बात को हम आजादी मानते। हमारी आजादी का पैमाना क्या है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, केवल इसी एक बात को हम आजादी मानते हैं। उसके अलावा हमारे पास आजादी का कोई मामला नहीं। क्या अंग्रेज भारत चले जाने से हमारी आजादी हासिल हो गई? हमारी जो सारी गुलामी, जब अंग्रेज भारत में थे, हमारी जो समस्याएं थी, जाति की समस्या थी, अस्पृश्यता की समस्या थी, भेदभाव की समस्या थी, उच्च नीचता की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी, शिक्षा रोजगार की समस्या थी, सारी खत्म हो गई। केवल अंग्रेज भारत से चले गए, इसी एक बात को आजादी माने, क्या हो? साथियों, आजादी के दिन पार्टीशन का बहुत बड़ा घाव भारत को झेलना पड़ा, और उसमें भी सबसे ज्यादा कीमत अगर किसको चुकानी पड़ी तो बंगाल को चुकानी पड़ी। 75 साल हो गए आज तक। जो आजादी के बाद में जो बंटवारे के नाम पर, जो पार्टीशन के नाम पर जो धोखा हुआ इन देश के हमारे मूल निवासियों के साथ में, तो आज तक उनकी कीमत वो चुका रहे हैं। आज भी जो भाई हमारे बंटवारे के नाम पर जिनको अलग किया गया था और ये देश अपना मानकर जो भारत आना चाहते थे, आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। आज तक उनके सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। आज तक उनको किसी बात के लिए कोई बात नहीं कही गई। तो कैसे कहे ये आजादी उन लोगों के लिए थी जो ये अपना मुल्क मानकर यहां आए थे। 75 साल हो गए, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। आज भी उनके बच्चों का, उनके परिवारों का क्या हाल। इसलिए साथियों, ये जो आजादी के नाम पर जो धोखा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ हुआ है, उसका पर्दाफाश करने के लिए साथियों हमने सब्जेक्ट बनाया कि आजादी के 75 साल बाद में भी ये देश गुलाम क्यों, इस देश की जनता गुलाम क्यों, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गुलाम क्यों? क्योंकि आजादी धोखा थी हमारे लोगों के लिए। ये आकर्षण का हमारे महापुरुषों की कि ब्राह्मण जो कांग्रेस के माध्यम से आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, ये आजादी के नाम पर ब्राह्मण राज स्थापित करने की बात वो कर रहे हैं, और यही होगा। ब्राह्मणों ने वही किया। गांधी जी इस देश के अछूतों को ये कहते थे कि मैं आपके चरणों में स्वर्ग रखने के लिए राजी हूं। मुसलमानों को गांधी जी ये कहते थे कि मैं आपके चरणों में स्वर्ग रखने के लिए राजी हूं, मगर आपको कोई अधिकार देने के लिए मैं राजी नहीं हूं। आपके चरणों में जन्नत रखने के लिए तैयार हूं। अछूतों को गांधी जी ये कहते थे कि आपके चरणों में मैं स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं, मगर अधिकार देने के लिए राजी नहीं हूं। वैसा स्वर्ग, ऐसा जन्नत जहां कोई अधिकार नहीं हो, वो जन्नत से ज्यादा क्या हो? जन्नत होगा या जहन्नुम होगा?
तो आजादी के नाम पर कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया था वो देश की आजादी का आंदोलन नहीं। देश और देश की जनता, मूल निवासी लोग आज भी गुलाम है। उस समय गांधी के लोग, कांग्रेस के लोग हमारे बस्तियों में आकर ये कहते थे, अरे हम आपकी समस्या का समाधान कर नहीं सकते, हम आपकी गरीबी, शिक्षा, जातीयता, अस्पृश्यता, जो भी आपकी मौलिक समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं कर सकते। क्यों? देश पर अंग्रेजों का राज है। जब अंग्रेजों का राज है वो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, इसलिए हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। अंग्रेज चले जाएंगे तो हम आपका उद्धार करेंगे, अंग्रेजों को भगाने में हमारी मदद करो। लोगों ने अपने भविष्य के लिए सोचा कि भाई हम कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन दे, मुल्क आजाद होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। क्या हुआ? आजकल साथियों, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक मीडिया में एक बातें चलाई जा रही है, मोदी के द्वारा भी वो बातें कह रही जा रही है। रेवड़िया बांटने का काम शुरू है, रेवड़िया बांटने का काम शुरू है। एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया, रेवड़ी कल्चर। जब बजट में आपके हक अधिकारों की कोई व्यवस्था होती है, चुनाव में जब आपके लिए कुछ वादे किए जाते हैं, आपके अधिकारों की कुछ बात होती है, तो उसको रेवड़ी बांटने का नाम दिया जा रहा है। ये रेवड़ी शब्द भारत के राजनीति में आया कहां से? जब 1955 में कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पूरी हुई तो काका साहब कालेलकर वो कमीशन की रिपोर्ट लेकर राजेंद्र प्रसाद के पास गए और राजेंद्र प्रसाद को कहा कि ये बैकवर्ड जाति के लोगों के लिए आपने कमीशन बनाने के लिए कहा था, राष्ट्रपति महोदय ये कमीशन की रिपोर्ट पूरी हो गई है, पिछड़े लोगों का अगर बदला करना है उनको इतने इतने अधिकार देने पड़ेंगे, 52% है, इतना अधिकार देना पड़ेगा। तो जब रिपोर्ट की रिकमेंडेशन राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ी तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही कि ये जो आजादी का आंदोलन हमने लड़ा था ये कोई रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़ा था। इस देश के 52% ओबीसी के लोगों को हक अधिकार देने की जब बारी आई तो देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो अपने आप को गांधीवादी कहता था, कांग्रेसी था, वो ये कहता है कि आजादी की लड़ाई हमने रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़ी थी। अरे देश की आधी आबादी की आजादी के लिए आपने उसके समर्थन से आजादी हासिल की, किसानों के, पिछड़े जाति के लोगों के समर्थन से आजादी हासिल की, और उनको जब अधिकार देने की बारी आई तो ब्राह्मण ये कहता है रेवड़िया बांटने का काम हम नहीं करेंगे। वही बात आज सुप्रीम कोर्ट, वही बात मोदी कह रहा है। जब आपको कुछ देने की बारी आती है, बजट हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसका विकास करना है तो विकास के लिए लगने वाली सारी चीजें हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। राष्ट्र विकास तभी होगा जब वहां के रहने वाले पिछड़ी जातियों के लोगों का विकास होगा। कि बड़े बड़े फ्लाईओवर खड़ा करने से, बड़े बड़े नेशनल हाईवे खड़ा करने से राष्ट्र महान नहीं बनता। राष्ट्र महान बनता है वहां रहने वाले लोगों से। तो ब्राह्मण ये कहता है कि हमारे पास आपके विकास के लिए बजट नहीं है। साथियों, जब ये मुल्क आजाद हुआ तब देश का बजट साथियों 197 करोड़ का था। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे। लगभग मोटा मोटी 200 करोड़ का बजट था। अभी इस साल का बजट निर्मला सीतारमण ने रखा 40 लाख करोड़ का बजट है। कितना? 40 लाख करोड़। यानी आजादी के समय में जो बजट था उससे 20,000 गुना ज्यादा बजट आज भारत सरकार के पास है। 20,000 गुना। अंदाजा लगा लो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो गई है, भारत कितना महान हो गया है। 40 लाख करोड़ उसका बजट है। फिर भी सरकारें ये कहती है कि आपके विकास के लिए पैसा नहीं है। केवल 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी साथियों। जब कोविड की महामारी चल रही थी तो सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी। वो 200 करोड़ रुपए ना होने की वजह से कोविड की दूसरी महामारी की वेव में लगभग 512 से ज्यादा मौतें हुई। एक गोरखपुर आपके बगल में लगा हुआ है,
70 से ज्यादा बच्चे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से मर गए। केवल 200 करोड़ 512 से ज्यादा मौतें हो गई क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं था। आजादी मिलने के बाद हमारे हालत क्या हुए, कोई लंबा चौड़ा पीछे जाकर इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं, केवल पिछले 2 साल के महामारी के आंकड़े उठाकर देख लो। आनंद फानन में कोविड की महामारी के रूप में उसके नाम पर भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया, और जब लॉकडाउन घोषित कर दिया सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे काम धंधा बंद कर दिए गए। कोई सोचा नहीं कि ये बंद होने के बाद लोगों का क्या होगा। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, 40 करोड़ से ज्यादा के लोग सड़कों पर आ गए, रोजी रोटी का मामला खड़ा हो गया, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिए गए। जितनी माइग्रेशन पार्टीशन के समय में हुआ था उस समय तो फसाद हुए थे, कत्लेआम हुआ था, लोगों को अपनी जान माल बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा था। उससे कई गुना ज्यादा 10-20 गुना ज्यादा लोगों को अपने शहरों को छोड़कर वापिस अपने गांवों की तरफ पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। पार्टीशन से भी कई गुना ज्यादा लोगों को माइग्रेट करने के लिए पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। अभी साथियों महामारी खत्म हो गई, सरकार ने लॉकडाउन खुला कर दिया, मगर अभी तक सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान कितनी जाने गई उसके आंकड़े नहीं बताए गए। सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है, सरकारी आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहते हैं कि इस महामारी के दौरान 40 लाख से ज्यादा की मौतें हुई, 40 लाख से ज्यादा के, और मैं इनको मौत नहीं कहता हूं, ये 40 लाख हत्याएं थी, खून थे, और ये सारे के सारे सरकार के द्वारा किए गए। पार्टीशन के समय में जितनी हत्याएं हुई उससे 4 गुना ज्यादा रक्तपात, 4 गुना ज्यादा हत्याएं ये लॉकडाउन के रूप में की गई। कितना बड़ा रक्तपात हुआ, कितनी बड़ी हत्याएं हुई, तो गंगा के किनारे लाशों से भर गए। हमारे बहुजन समाज के लोगों के हालात इतने खराब थे कि अपने परिजनों की जब उनका निर्वाण हुआ, उनकी मौत हुई, तो ससम्मान अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने लायक वो नहीं रहे। ना कफन खरीदने के लिए पैसे थे, ना अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी खरीदने के तक पैसे बचे थे। गंगा के किनारे रेत में उनको दफनाना पड़ा। कुछ जगह तो बहती हुई गंगा की धारा में लाशों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये हाल साथियों केवल लॉकडाउन के 2 सालों के बीच में सरकार ने इस देश की जनता के साथ किया। आपको घरों में जबरन बिठा के रखा ताकि आप सड़क पर उतरकर आपके विरोध में किए गए कानूनों का विरोध ना कर सके। किसानों के विरोध में कानून बनाए गए। 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। देश का पहला बजट जब रखा गया साथियों 200 करोड़ का बजट था, और वो जो जीडीपी देश का उस समय था, उस समय 55% योगदान किसानों का जीडीपी में था। 55% से ज्यादा जीडीपी अकेले किसानों के पैसों से चलती थी। मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा तो नारा लगाया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। अभी बीजेपी सरकार ने ही जो कमेटियां बनाई उसके आंकड़े हमारे पास है। फाइनेंशियल सर्वे सरकार ने किया, उस सर्वे में सरकार ने कहा कि भारत का जो आम किसान है जिसके पास अपनी खुद की जमीन है, उस किसान की सालाना आय, उसके परिवार की सालाना आय 20,000 रुपए है। एक साल में एक किसान परिवार कितना कमा रहा है? केवल 20,000।
यानी महीने के केवल 1700 रुपए, दिन का आप निकालो तो 55 रुपए। जिस किसान का 75 साल पहले आजादी के समय में जीडीपी में 55% हिस्सा था, आज वो दिन का केवल 55 रुपए कमा रहा। जिनके पास जमीनें थी, जो कभी मालिक थे, उसकी हालत 75 साल के बाद ये हो गई कि वो दिन का 55 रुपए कमाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी बंगाल के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, अर्जुन सेनगुप्ता, इनकी कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे। 78% जनता 20 रुपए से कम डेली का कमा रही। कोविड के दौरान हमारे लोगों की गरीबी इस हद तक बढ़ी कि नए 20 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल की रेखा में धकेले गए। आपको घरों में बिठाया, लॉकडाउन के नाम पर किसानों के विरोध में कानून बनाए, लेबर लॉ में संशोधन किया, 40 लेबर कोड थे, खत्म कर दिए। अब कोई मजदूर, कोई मजदूरों का संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लायक नहीं होगा। मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, बेरोजगारी चरम सीमा पर खड़ी कर दी। पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है, पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ। आज बेरोजगारी के आंकड़े उठाकर देखो, भारत में जितनी बेरोजगारी युवाओं में है, वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत के युवाओं में है। जितना बेरोजगारी का रेट पाकिस्तान में युवाओं का है, उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी का रेट भारत में ब्राह्मणों ने, SC ST OBC के युवाओं का बना दिया।